नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर लोग लगातार दिवाली के बाद से ही जहरीली हवा में सांस लेने को बाध्य हैं। दिवाली के बाद से एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता का स्तर सांस लेने के लायक हो। दिल्ली प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अब सीएम केजरीवाल और उनकी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल में केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण के ऊपर क्या काम किया है। प्रदूषण की बात छोड़िए, यमुना पर बात कीजिए। यमुना के लिए उन्हें 2000 करोड़ रुपए दिए गए थे और वो कहां गए हैं। खुद को दिल्ली का बेटा बोलना आसान है, बनाना मुश्किल है। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में रहा। राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 386 पर रहा और हालांकि शनिवार की तुलना में रविवार को 51 अंकों का सुधार प्रदूषण में हुआ है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सोमवार से एक सप्ताह के लिए स्कूल भी बंद कर दिए गए और वहीं दफ्तर भी बंद करने के साथ साथ 17 नवंबर तक के लिए सभी कंस्ट्रक्शन के काम भी बंद कर दिए गए हैं। और वहां जहां एक तरफ लॉकडाउन की बात की जा रही है, तो वहीं अब केजरीवाल सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव दे सकती है लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है दिल्ली में और लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जा रही है और इसी वजह से बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे हैं। और इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने जो लॉकडाउन, सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी लॉकडाउन की, उसके बाद दिल्ली सरकार ने कुछ समय का लॉकडाउन लगाया, लेकिन अब उसके बाद दिल्ली सरकार लॉकडाउन का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में आज दे सकती है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उस पर सियासत भी प्रदूषण पर अब शुरू हो गई है और फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी, दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी भाजपा को घेरती हुई नजर आ रही है, भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है, मगर इसके बीच में कहीं ना कहीं जनता पिसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, किसान जो है वो अपनी पराली जलाने के लिए मजबूर है, क्योंकि किसानों के पास और कोई रास्ता नहीं है पराली जलाने के बगैर। मगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर, तो दिल्ली के अंदर जिस तरीके से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय वो बना हुआ है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहते दिल्ली सरकार को फटकार भी पड़ी थी और जहां तक कि दिल्ली सरकार के लिए कहा गया था कि 2 दिन का आप कंप्लीट लॉकडाउन भी लगा सकते हैं, मगर दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन न लगाकर एक सप्ताह के लिए स्कूलों को और सरकारी विभागों को बंद करने का फैसला लिया। कंस्ट्रक्शन के काम को बिल्कुल बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहे, सरकारी भी और प्राइवेट दोनों भी नहीं हो रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश करती नजर आ रही है दिल्ली। मगर यहाँ पर बात करें जनता की, तो जनता बिल्कुल परेशान है। पॉल्यूशन का स्तर जो है वो घटता हुआ नजर नहीं आ रहा। मगर यहाँ पर बात करें आज की सुनवाई की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज भी सुनवाई होगी, जिसके अंदर दिल्ली सरकार जो है वो अपना पक्ष रखेगी और दिल्ली सरकार जिस तरीके से अपना पक्ष रखेगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा गया 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जा सकता है। मगर देखना होगा दिल्ली सरकार क्या 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन लगा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद किया गया, एक सप्ताह के लिए स्कूलों को बंद करने के साथ साथ पॉल्यूशन का स्तर जो है वो फिर भी कम नहीं होता नजर आ रहा है। मगर देखना होगा क्या इसकी कार्रवाई किस तरीके की जाती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार जो राजनीति हो रही है, क्योंकि गौतम गंभीर ने जिस तरीके से कहा कि बेटा बोलना दिल्ली का बहुत आसान है और बेटा बनना बहुत मुश्किल है, मगर उसी को लेकर कहीं ना कहीं गौतम गंभीर ने एक और निशाना साधा था, जो यमुना को साफ करने की प्रक्रिया थी, जिसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ रुपए जो है वो दिल्ली सरकार को दिए गए थे। उसके लिए भी गौतम गंभीर ने सवाल पूछा है कि 2000 करोड़ रुपए कहाँ खर्च करे हैं, उसका हिसाब दीजिए। जी, उसका हिसाब भी मांगा है, लेकिन प्रदूषण जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, वो इन आरोप प्रत्यारोपों से और ये जो तमाम चीजों का हिसाब मांगा जा रहा है, इनसे प्रदूषण कंट्रोल में नहीं होगा। प्रदूषण खत्म करने के लिए, प्रदूषण को वापस नियंत्रण में करने के लिए कहीं ना कहीं जहां सिर्फ राज्य सरकार की या फिर यूं कहीं कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार की जो भूमिका है, जो उनका कर्तव्य है, उसके साथ साथ वहां पर हर एक आम नागरिक का भी कर्तव्य ये माना जा सकता है कि प्रदूषण को किस तरीके से नियंत्रण में रखा जाए। और इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को भी और केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दोनों ही सरकारों की, केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, दोनों ही सरकारों की भूमिका बनती है दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कम करने के लिए। मगर क्योंकि जिस तरीके से
केंद्र सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं जो हरियाणा के अंदर सरकार है वो भाजपा की है, तो उसके अंदर जिस तरीके से पराली जलाई जा रही है तो वो भाजपा कंट्रोल कर सकती है कि पराली, किसानों की पराली को भी कहीं ना कहीं खरीदा जाए या फिर उसका सदुपयोग उपयोग किया जाए और कहीं ना कहीं जो किसानों की परेशानियां उसको भी दूर किया जाए। मगर जिस तरीके से पंजाब की बात करें, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का और कहीं ना कहीं उनका तालमेल जरूर नहीं बन रहा है, मगर कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए थी, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए था और किसानों की जो भी परेशानियां है पराली को लेकर उसको दूर करना चाहिए था। मगर अभी तक तीनों ही सरकारों के बीच में कोई भी तालमेल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से निरंतर पराली जल रही है और उसका जो धुआं है यानी कि जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर फैलता हुआ नजर आ रहा है। मगर यहाँ पर बात करें एक दूसरे के ऊपर राजनीति करने की, ये समय राजनीति करने का नहीं है, सिर्फ जनता के लिए काम करने का है। मगर यहाँ पर सरकारें जो है सिर्फ कागजों के अंदर काम करती नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की माने तो कहीं अभी तक ऑड इवन लागू नहीं किया गया है, जो हर बार किया जाता है। मगर यहाँ पर पॉल्यूशन को कम करने के लिए रेड लाइट ऑफ और गाड़ियों की जो रेड लाइट ऑन और गाड़ियां ऑफ की जो प्रक्रिया है वो जरूर की जा रही है। मगर उसके लिए भी सिविल डिफेंस के जो जवान लगाए गए हैं हर रेड लाइट पर, उसके अंदर भी सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। सिर्फ होर्डिंग लेकर सिविल डिफेंस के जवान खड़े हैं, ना कि किसी को ये समझा रहे हैं कि आप गाड़ियां बंद कीजिए, ना ही ये समझा रहे हैं कि आपको गाड़ियां किस समय स्टार्ट करनी है, पॉल्यूशन आपकी गाड़ी का ज्यादा हो रहा था आप इसको चेक कराइए। ऐसी कोई भी भूमिका सिविल डिफेंस की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिल रही है। जी लेकिन राजीव, जिस तरीके से पराली की आपने बात कही, लगातार कहा जाता है कि पराली जलाने की वजह से प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है और कहीं ना कहीं हरियाणा में कांग्रेस भी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता या पूर्व सीएम है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने भी किसानों का समर्थन किया है इसको लेकर, साफ तौर पर कहा है कि जब अगर सरकार किसानों की पराली खरीदेगी ही नहीं तो किसान उस पराली का करेंगे क्या। तो इसमें कहीं ना कहीं चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, यहाँ पर बात एक बार फिर से सरकारों पर ही उठती है कि आप पराली खरीद क्यों नहीं रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले भी कहा था कि जो केंद्र सरकार की भूमिका बनती है राज्य सरकार को ऑर्डर देने की, और यहाँ तक कि किसानों की जो पराली है उसको खरीदने के लिए भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ही राज्य सरकारों को बोलती है। मगर राज्य सरकार जो है वो अभी तक किसानों की पराली को खरीद भी नहीं रहे हैं और किसानों के पास और कोई रास्ता बचता भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनके पास फसल की जब काटी जाती है उसके बाद में जो पराली बचती है उसको कहीं ना कहीं यूज किया जाए, मगर सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी। चाहे वो हरियाणा की सरकार हो या फिर पंजाब की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, कोई भी सरकारें पराली को खरीदने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाती नजर आ रही है। मगर मजबूरन होकर किसानों के पास एक ही रास्ता रह जाता है, जो है पराली जलाने का। मगर जिस तरीके से पराली जलती हुई नजर आ रही है तो उससे पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। मगर पॉल्यूशन की चिंता जरूर राज्य सरकारों को हो रही है, मगर किसानों की चिंता जो है वो पराली खरीदने की वो होती नजर नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा, राज्य सरकारों को अधिकार दे या राज्य सरकारों को ऑर्डर दे कि वो पराली को खरीदें या फिर पराली का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए, जिससे किसानों की परेशानियां भी दूर हो और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर है वो भी कंट्रोल में हो। मगर जब तक पराली नहीं खरीदी जाएगी या उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो शायद किसानों के पास यही रास्ता रहेगा, पराली को निरंतर जलाता रहना पड़ेगा और उससे पॉल्यूशन का जो धुआं है वो दिल्ली एनसीआर को और राज्यों के अंदर अपनी आगोश में लेता रहेगा। मगर यहाँ पर जनता जिस तरीके से परेशान है दिल्ली एनसीआर की, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और उसी को लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुनवाई होगी और देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या अधिकार क्या ऑर्डर देती है दिल्ली सरकार को या फिर दोबारा से फटकार करेगी दिल्ली सरकार को। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की ओर अब रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस उम्मीदवार मैदान में उतरने की दौड़ में पिछड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अकाली दल ने अभी तक सबसे ज्यादा 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जबकि बात अगर आम आदमी पार्टी की करें तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 10 विधायक मैदान में उतार दिए हैं। वहीं कांग्रेस का क्लैश इस काम में भी कांग्रेस के लिए देरी की वजह बन सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में अंतरकलह है, कांग्रेस में मतभेद चल रहा है, उसको लेकर अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है। जबकि विपक्षी जो दोनों सक्रिय पार्टियां हैं, चाहे वो अकाली दल हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ने ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर बात करें सक्रिय पंजाब में और फ्रंट फुट पर खेल रही है तो सीधे तौर पर अकाली दल है, क्योंकि उन्होंने 83 उम्मीदवारों का ऐलान अभी तक कर दिया है। जबकि आम आदमी पार्टी ने भी 10 विधायक मैदान में उतार दिए हैं और अपने उम्मीदवारों का ऐलान कहीं ना कहीं कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, ना तो सीएम पद का चेहरा पूरे तरीके से साफ किया गया है और न ही कोई उम्मीदवार उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनावों में कहा जा सकता है कि कांग्रेस अभी तक अपने अंतरकलह और मतभेद ही सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कांग्रेस चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं सक्रिय होती नजर नहीं आ रही है।
तो पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस उम्मीदवार अपने मैदान में उतारने में भी अब लगातार पीछे नजर आ रही है, चाहे वो कोई भी मामला हो। हालांकि जब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं उसके बाद से ही लगातार कई अहम फैसले पंजाब की जनता के लिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। नवंबर आधा निकल गया है और कुछ ही समय में आचार संहिता लग जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, जिसके बाद फरवरी में चुनाव होने हैं। लेकिन अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान ना होना सीधे तौर पर कांग्रेस की सक्रियता नहीं है आगामी विधानसभा चुनावों में, यही दर्शाता है। आपको बता दें कि अकाली दल ने अभी तक सबसे ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अकाली दल ने 83 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 10 विधायक जो हैं वो मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतार दिए हैं। हालांकि अभी किसानों ने जो आह्वान किया था उसके मद्देनजर चुनावी रैलियों पर रोक है, लेकिन जब तक आचार संहिता नहीं लगती है तब तक अभी, लेकिन फिर भी जो डोर टू डोर कैंपेन होता है या फिर यूं कहें कि जनता में एक बार फिर से उम्मीद जगाना कि पार्टी उनके लिए क्या कर सकती है, किस तरीके के काम पार्टी ने अभी तक किए हैं, ऐसी कोई भी सक्रियता कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है और न ही अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। जबकि दोनों जो सक्रिय विपक्षी पार्टियां हैं, दोनों ही पार्टियां पूरे तरीके से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए हमारे साथ पंजाब से ब्यूरो चीफ कुलवीर दीवान जुड़ चुके हैं। कुलवीर जी, जिस तरीके से कांग्रेस की ये कह सकते हैं कि सक्रियता नहीं है आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर, जो अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया है, या फिर यूं कहें कि अंतर्कलह ही इतनी है, मतभेद ही इतने हैं कि कांग्रेस उसका उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है और विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाती नजर आ रही है। देखिए, इस दौर में फिलहाल अभी तक कांग्रेस जो है वो कचरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि मंथन तक शुरू नहीं हुआ है टिकटों को लेकर। और जबकि जो श्रोमणी अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी दोनों कहीं ना कहीं टक्कर दे रही है इस बार कांग्रेस को, उन्होंने अपने अपने उम्मीदवार जो है मैदान में उतारना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि अकाली दल ने तो अपने सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं वो मैदान में उतार दिए हैं, क्योंकि 83 उम्मीदवारों का ऐलान श्रोमणी कर चुका है, जबकि उसने 97 सीटों पर गठबंधन में चुनाव लड़ना है। और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी, क्योंकि 10 जो उम्मीदवार ऐलान किए हैं एक दिन पहले, उनमें ज्यादातर विधायक ही हैं। सभी विधायकों को एक बार फिर मौका दिया गया है, 10 के 10 जो मैदान में उतारे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पछड़ती हुई नजर आ रही है, क्यों, और इसका एक कारण भी समझा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपनी अंतरकला से जूझ रही है। क्योंकि अंतरकला जो है वो कांग्रेस में पिछले काफी समय से बना हुआ है। ये कहें कि जब से 2017 में सरकार बनी थी उसके बाद से ही कहीं ना कहीं गुप्त तरीके से ये ग्रोथ जो है वो कांग्रेस में अंदरूनी तौर पर चल पड़ा था, और जो अब ये कहें कि चरम पर पहुंचा हुआ है। तो अपने इसी अंतर्द्वंद की वजह से कांग्रेस जो है वो महत्वपूर्ण कार्य चुनाव से जुड़े, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात करें या फिर टिकटों को लेकर जो मंथन किया जाता है पार्टियों में उसकी बात करें, वहां पर पछड़ती हुई नजर आ रही है। जी, लगातार कांग्रेस जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि साफ तौर पर यह कहा जाए कि जो शिरोमणि अकाली दल है वो इस समय फ्रंट फुट पर खेल रही है और अपने 83 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब आगामी विधानसभा जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की ये जो कह सकते हैं कि अभी जो पिछड़ी हुई है, अभी तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि नवंबर आधा निकल गया है, 15 तारीख आज हो चुकी है, कुछ समय में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। उसके बाद के हालातों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, दिसंबर में ये संभावना जताई जा रही है कि दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। और जहाँ तक उम्मीदवारों की बात है, उम्मीदवार बहुत सारे पार्टियों की ये रणनीति रहती है कि उम्मीदवार यदि पहले कोशिश कर दी जाए तो उनको अपने अपने इलाके में ईमानदारी से काम करने का एक अवसर जो है या समय जो है पर्याप्त वो मिल जाता है। तो श्रोमणी अकाली दल जो है वो पिछले ये कहें कि सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करने वाली पार्टी बनी थी, क्योंकि करीब 2 या 2.5 महीने से ही श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष जो है सुखबीर बादल पूरे प्रदेश का दौरा करके उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे हैं। तो ऐसे में उनके पास काफी पर्याप्त समय है
लेकिन बहुत सारी पार्टियों की ये रणनीति रहती है कि आपसी फूट जो है वो कहीं एक बार क्योंकि टिकटों का जब बंटवारा होता है तो बहुत सारे ऐसे महत्वाकांक्षी नेता जुड़े होते हैं पार्टी से जो टिकट कटने पर दूसरी पार्टियों का रुख कर लेते हैं। तो बहुत सारी पार्टियों का ये रणनीति रहती है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही जो टिकटें हैं वो अनाउंस की जाएं और दूसरी पार्टियों की रणनीति जो है या उनके उम्मीदवार जो है वो देख ली जाए ताकि उनके मुकाबले में अपनी रणनीति जो है तय कर ली जाए। तो ऐसे में कांग्रेस का फिलहाल क्या इसी रणनीति पर काम कर रही है क्योंकि जबकि दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों के साथ उतरने लगी हैं। तो ऐसे में कांग्रेस कब अपने चेहरे जो है वो सामने लाएगी ये एक मंथन वाली बात है। एक ये कहें कि एक सवाल जो है वो कांग्रेस की रणनीति पर जरूर खड़ा होता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो आपसी अंतर्कलह है वो इसमें सामने आ जाता है कि कहीं ये ना हो कि जिस तरह से इस बार कांग्रेस में फूट बनी हुई है और टिकटों का ऐलान करने पर ये फूट जो है वो और भी ज्यादा उजागर हो सकती है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि आने वाले कितने दिनों तक क्योंकि नवंबर जो है वो लगभग आधा चला गया है और दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लग जाएगा। तो ऐसे में जो उम्मीदवार होंगे कांग्रेस के उनको अपनी जो तैयारी है चुनावी वो तैयारी करने में अपना काम करने में जमीनी स्तर पर कितना समय मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। जी इसमें समझना तो ये भी होगा ना कि देखिए अगर जिस तरीके से आपने बताया कि चुनावों से कुछ ही समय पहले जो कांग्रेस है वो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, लेकिन अगर कुछ समय पहले उम्मीदवारों का ऐलान होगा तो आखिर जनता उन उम्मीदवारों पर विश्वास कैसे करेगी, क्योंकि जो उम्मीदवार होंगे उस पर जनता को भी तो अपनी राय बनानी होगी ना कि किसे वोट देना है और किसे नहीं। देखिए बिल्कुल कई पार्टी जो है इसी रणनीति पर चलती हैं और बहुत सारे जो नेता हैं वो भी यही चाहते हैं कि यदि उनको पर्याप्त समय मिल जाए जनता के बीच में जाने का तो वो जनता के बीच में एक तो अपनी बात जो है वो पूरी तरह से घर घर पहुंचा सकते हैं, यानी प्रचार का उनको पर्याप्त समय मिल जाता है। और दूसरा जो जनता है वो भी उनके बारे में अच्छी तरह से एक बार समझ सकती है क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो नए होते हैं या फिर बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जिनका क्योंकि विधायकों को बहुत सारे विधायकों को टिकट दी जाती है तो बहुत सारे विधायक ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने हल्के में जो काम करवाए हैं उनको घर घर तक पहुंचाना जो वो अपने चुनाव प्रचार का एक अहम हिस्सा मानते हैं ताकि उसका फायदा जो है वो उठा लिया जाए। लेकिन यदि चुनाव से ठीक पहले ही उम्मीदवारों के नाम जो है वो उजागर किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को उनके सामने ये चुनौती रहती है कि अपनी बात जो है वो घर घर तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि जब तक जन जन तक उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी तब तक जो समर्थन है उसकी नींद कम की जा सकती है। तो ऐसे में उम्मीदवार बहुत सारे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको चुनाव प्रचार करने का पर्याप्त समय मिले। ठीक है कुलबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की रुख कर लेते हैं जो महाराष्ट्र से है, जहां पर त्रिपुरा में हुई घटना के बाद नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे हैं और इसी के चलते उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बारामती में एक समारोह को संबोधित करते हुए ये अपील की है कि इस पृष्ठभूमि के खिलाफ अमरावती में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144(1), 144(2) और 144(3) के तहत कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर 5 से ज्यादा नागरिक इकट्ठा होते दिखे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इंटरनेट सेवा भी पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिस तरीके से दंगाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और किसी भी गतिविधि को रोकने में पूरे तरीके से सक्षम है। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और सरकार का सहयोग करें, अन्यथा हम शक्ति के साथ पेश आएंगे। तिथं बसायचे त्याच्या आधी कल्याणरावची आठवण नाही आली, पण जेव्हा कुठं कारोसा आला की कल्याणराव चालले परत साहेबाकडे की काही काहीच्या पोटात दुखायला लागलं आणि तुला कुठं घालायची ती घाल ना, पण कल्याणरावनी एक चांगला निर्णय घेतला तर तुमच्या पोटात
त्या ठिकाणी दुखायचं काय कारण होतं? परंतु कोण खासदार येऊन बसत होते, कोण आमदार येऊन बसत होते, कोण आणखी कोण येऊन बसत होते. ज्यावेळेस त्यांच्याकडं जिल्ह्याचं नेतृत्व दिलं होतं तेव्हा मात्र जिल्ह्यातल्या लोकांना त्यांनी विचारपूस केली नाही. आणि आता मात्र काय त्यांना पुळका आलाय हे काय आपल्याला कळत नाही का? आपण काय ही गोष्ट लक्षात घ्या. आता देखील दादा मास्कमुळे आवाज व्यवस्थित येत नाही. मी मास्क काढणार का तर मी जनतेला सांगतो मास्क लावा म्हणून मास्क लावून मी बोलतोय, तरी शाळा सांगतोय मास्क काढा. मला काय जाते सांगायला. त्याच्यामुळं मित्रांनो आपण नियम पाळले पाहिजे. जर उद्याच्याला या संकटातनं बाहेर पडायचं असेल तर आवडो किंवा न आवडो काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. पण ते व्यापारी वर्ग आणि बाकीच्या माझा गरीब हेअर कटिंग सलूनवाला असेल, जो छोटा वर्ग भाजीपाला फळं विकणारा असेल, याकरता नियमांचं पालन करून काही मार्ग काढण्याच्या बद्दल आम्ही पण वरिष्ठांना विनंती केलेली आहे. ते म्हणाले की आम्हाला 1-2 दिवस दे, आपण त्याच्यातनं मार्ग काढू. आम्ही राज्यकर्ते म्हणून काम करताना जनतेला त्रास देणं हे आमचं काम नाहीये. इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुरारी, फिलहाल जिस तरीके से सांप्रदायिक दंगे भड़कने का ये मामला है, इसको लेकर किस तरीके से फिलहाल की स्थितियां बनी हुई है? क्योंकि कल ही इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और तमाम धाराएं भी लगा दी गई थी। फिलहाल किस तरीके की स्थिति, और अजीत पवार ने जो कहा उस पर भी विस्तार से बताएं। मुस्कान, देखिए, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र के राज्य मंत्री दिलीप वलसे पाटिल इस पूरे जो कि घटनाक्रम पर अपनी नजर बनाए हुए थे, लगातार जो है कि जिला अधिकारी और पुलिस कमिश्नर के साथ में संपर्क में थे कि किसी भी तरीके से जो हालात बिगड़ रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके, चाहे वो मालेगांव की घटना हो या फिर अमरावती में जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई थी। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर कहा कि जो गलत फहमी और अफवाहों के चलते जो हिंसा हो रहा है इसको रोका जाए। और जो लोग है सबसे ज्यादा अपील की थी कि किसी भी चीजों पर या किसी भी बयान पर आप लोग इस तरीके से प्रेषित न होइए, उसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। तो कहीं न कहीं जो अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, उन्हें कहीं न कहीं डर था कि जो दंगा भड़का हुआ है उसकी आंच महाराष्ट्र के और जिलों में न पहुंचे, और शायद यही वजह था कि उन्होंने अपना कड़क रुख यहाँ पर अख्तियार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और कहीं पर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से धारा 144 के साथ इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है, इसे लेकर के सरकार जरूर मंथन करेगी, लेकिन सबसे पहले हालात और जो स्थिति है उसे सुधारने की जरूरत है। मुस्कान, इसी के साथ ये भी बताएं कि फिलहाल की स्थिति किस तरीके की बनी हुई है पूरे घटनाक्रम को लेकर, और फिलहाल पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? देखो, अगर अभी की बात करें तो हालात काफी जो है कि स्थिति काफी सामान्य हो चुकी है। चाहे अमरावती की बात करें या फिर मालेगांव की बात करें या फिर नांदेड़ की बात करें, तीनों जगह पर पुलिस की जो फोर्स है वो रोडों पर उतर चुकी है और लगातार जो है गश्त कर रही है। और मुंबई की बात करें तो मुंबई से भी कई ऐसे पुलिस स्टेशन है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। लगातार हालात पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, गृह राज्य मंत्री दिलीप वलसे पाटिल लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और जनसभा हो या फिर मीडिया के जरिए लगातार संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे। व्यवस्था बनाए रखे, लेकिन सांप्रदायिक दंगे जिस तरीके से भड़के, इसका जिम्मेदार आखिर किसे माना जाए मुरारी? मुस्कान, देखिए तो पाना काफी मुश्किल होगा और जल्दबाजी भी होगा कि इसका जिम्मेदार कौन है, लेकिन इन राजनेताओं के बयानों पर अगर नजर डाले कि सेना प्रवक्ता सांसद संजय राउत हो या फिर नवाब मलिक हो या फिर कह सकते हैं भाई जगताप हो, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री असलम शेख हो, अगर इन लोगों के बयानों पर नजर डालो तो इनका साफ संकेत विपक्ष पर है। इनका कहना है कि विपक्ष किस तरीके की भूमिका महाराष्ट्र की बना रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार राजनेताओं
के बयानबाजी पिछले 2-4 दिनों में चले थे और वही का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में सरकार में जिम्मेदार लोग अब बयानबाजी दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरी भूमिका के पीछे कहीं न कहीं विपक्ष का हाथ है। मतलब जो महाराष्ट्र में विपक्ष में लोग हैं वो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है। उन तमाम लोगों का सीसीटीवी फुटेज, वीडियो फुटेज के जरिए तलाश भी की जा रही है। जानकारी है कि 2 से 4 लोग अब तक पुलिस की गिरफ्त में भी आ चुके हैं। मुस्कान। बिल्कुल। और मुरारी, जिस तरीके से आपने बयानों की बात कही, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अगर कोई ऐसी स्थिति जहां पर हमें एक साथ मिलकर खड़े होना चाहिए, उसी स्थिति में इस तरीके से राजनीति की जाती है। जी, ये कहना गलत नहीं होगा। जहाँ एक तरफ है हिंसा भड़की हुई है, एक दूसरे के ऊपर जानलेवा कर सकते हैं कि हमले किए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। और उस बीच में अगर राजनेताओं के इस तरीके से बयान आते हैं तो मुस्कान एक बहुत ही बड़ा कह सकते दुर्भाग्यपूर्ण ये बयान है। क्योंकि इस बयान के साथ जो दंगा भड़का है उसका रूप और भी बदल सकता था। जो स्थिति मालेगांव में या फिर कह सकते हैं अमरावती में जो स्थिति पैदा हुई थी वो महाराष्ट्र के अन्य जिलों में पैदा होती। क्योंकि राजनेताओं के जो बयान थे वो कहीं न कहीं आज में डालने का काम कर रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो यहाँ पर कोई लापरवाही न करते हुए, सख्ती बरतते हुए हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है। मुस्कान। बिल्कुल। और मुरारी, देखिए जिस तरीके से आपने ये बात कही, ये वाकई बहुत सही बात है कि अगर ये बयान ना होते तो शायद इन दंगों को कहीं ना कहीं रोका जा सकता था और ऐसी स्थिति भी ना बनती जो स्थिति हमने देखी है। जी बिल्कुल सही कहना है। क्योंकि जिस तरीके से दंगा अमरावती में शुरू हुआ, अमरावती में एक रैली का आयोजन किया जाता है, एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया जाता है और देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ वहाँ पहुँचती है। न कोई बात होता है, न कोई सवाल होता है, सीधा उनके दुकानों पर तोड़फोड़ होती है, वाहनों के ऊपर तोड़फोड़ होती है। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तब उनके ऊपर भी पथराव किया जाता है, उन्हें जख्मी किया जाता है, उनके वाहनों को भी तोड़ कर आग के हवाले करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा इसमें लोग हैं और इन सब लोगों को शिनाख्त करना और इनके ऊपर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार के लिए आने वाले दिनों में इससे भी भयानक चेहरा और इससे भी बड़ी घटनाएं देखने को मिल सकती है। विशाल। ठीक है मुरारी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।